हूं, सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है, और हमने चर्चा कर लिया था सबसे पहले आइडियोलॉजी, कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले बात। इसके जो विचार है और साथ में इसके विचारक कौन है, चिंतक कौन है, इन चिंतकों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी इसके थिंकर भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके जो मीनिंग्स होते हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया है, साथ ही साथ कुछ विशेष शब्दावलियों को हमने समझा है। तो ये सब चीजें हमने समझा है। आज के क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि किसको कितनी बातें समझ आई है। तो पहला क्वेश्चन यही है, विचारधारा। विचारधारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। ये जो आइडियोलॉजी टर्म है, आइडियोलॉजी जो विचारधारा जो शब्द है, आइडियोलॉजी जो टर्म है, इसको यानी आइडियोलॉजी जो टर्म है, शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग, फर्स्ट यूज कौन बताने वाला है पहली बार? सर 1796 में पहली बार विचारधारा का यूज किया गया था, इसे डी ट्रेसी ने किया। बहुत बढ़िया। तो क्या केवल आप ही पढ़े हो, बाकी जो लोग हैं वो शांत हैं और लोग नहीं बोलेंगे? देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपके पास कॉपी है, आपके पास ये कॉपी है, ठीक, आप इस पे ऊपर लिख दीजिए एमसीक्यू, और ये कॉपी हमेशा रहेगा। एक कॉपी फ्रेश लें, उस पर एमसीक्यू लिख दें, या जो आपके पास कॉपी है उसके लास्ट में अगर 50-100 पेज बचे हैं उस पर आप एमसीक्यू लिख दें। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस स्टार मार्क्स देना है, 1 2 भी नहीं लिखना, स्टार मार्क्स देना है। और सीधे क्या लिखना है, अभी जो चर्चाएं हो रही है विचारधारा शब्द का, यहाँ ये लिखना है, यही शब्द लिखना है, ये नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहां ये लिखना है विचारधारा यानी आइडियोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1796 में हुआ, इन पब्लिक माने पब्लिक में 1796 में उपयोग हुआ। और अभी हमने चर्चा में आपको यह बता रहा है कि इसका सबसे प्रथम उपयोग जो किया था डी ट्रेसी ने किया था। तो डी ट्रेसी यहां पे शब्द लिख लेना, डेस्टूट डी ट्रेसी। तो ये जो डेस्टूट डी ट्रेसी है, तो यहां सीधा लाइन क्या बनेगा, विचारधारा शब्द का प्रयोग प्रथम बार डेस्टूट डी ट्रेसी, आप केवल इतना ध्यान रखें, डी ट्रेसी के द्वारा 1796 में यूज किया गया। और 1796 आपको पता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, 1789 में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, और इसके तुरंत बाद की यह घटना है, कुछ ही वर्ष के बाद। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विचारधारा शब्द जो आइडियोलॉजी शब्द है, इसका प्रथम जो इसका इस शब्द को क्वाइन किसने किया था, क्वेश्चन ये आया था, है ना, क्वाइन किसने किया है, और क्वाइंड बाय डी ट्रेसी, डेस्टूट डी ट्रेसी के द्वारा इसको क्वाइंड किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग तुरंत ही ले रहे हैं, मैं ये मान के चला हूं कि ये कॉपी है ना, एक स्टार मैंने डाल दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उदारवाद। उदारवाद मतलब लिबरलिज्म। उदारवाद का पिता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे माना जाता है उदारवाद? जॉन लॉक सर। जॉन लॉक। तो कुछ लोग तो क्वेश्चन लिखने से पहले इसका आंसर दे दिए, तो बहुत बढ़िया, जॉन लॉक हैं। उदारवाद के फादर कौन है, जॉन लॉक है। और ध्यान रखना है कि जॉन लॉक जो है, ये जो उदारवाद जो विचार आया है, यह एक आधुनिक विचार है, आधुनिक विचारधारा है। अब यहां पे क्या लिखना है, मैं अभी आपको मैं बताऊंगा। ये पहली बात तो ये आधुनिक विचारधारा है ना, पहली बात तो ये आधुनिक विचारधारा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन बना ले, तो तब यहां लिख लेंगे। आप यहां एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, यही वाला बात कि उदारवाद का पिता जॉन लॉक को माना जाता है ना। ये आपका दूसरा स्टार रहेगा, एमसीक्यू का दूसरा स्टार रहेगा, उदारवाद का पिता जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद मानता है, अब कहोगे कौन सी बात हो गई, है ना, क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट आएगा उससे भी आपका हो जाएगा। तो उदारवाद की मान्यता है,
मान्यता ये उदारवाद क्या मानता है, उदारवाद की जो विचारधारा है उसमें क्या बात माना जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं उदारवाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म सही कथन बताएं। ये उदारवाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म जो राइट जो स्टेटमेंट है उसको आपको पकड़ना है। डायनेमिक है ना, डायनेमिक जो बदलते रहता है ना। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया पूरा स्टैटिक, इतना बांध दिया पड़ी थी, ऐसा नहीं कि ये जो विचारधारा वो गत्यात्मक है, इसमें बदलाव भी होते रहता है। तो इस चीजों को हमने मान लिया है। तो अब इसमें अगर कहा जाए कि क्या क्या सही है, अब यहां से आपको कुछ बनाते हैं, वो सभी सही है। क्या लगता है आपको? देखते हैं पहला जवाब कौन देता है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म आपको राइट जो स्टेटमेंट है वो पकड़ना है। कहता है कि जो लिबरलिज्म है वो एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है। दूसरी बात कि यह मानव को, जो ह्यूमन है, उसको रीजनेबल मानता है। तीसरी बात इसमें बताइए, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट ए बी सी। तो यहां पे ओके यहां पे पहला आंसर आ चुका है गीतांजलि का। और कोई दूसरा बताइए, किसी को क्या लगता है? और हमने यहां ये इसको दोहरा लिया, इसको हमने कहा कि दिस आइडियोलॉजी डायनेमिक इन नेचर, अपने नेचर में क्या है, ये डायनेमिक है। सभी सही है सर, सभी सही है। तो लड्डू का कहना है कि सभी सही है। और लोग कौन बताने वाले हैं? तो हम इसका आंसर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। होपफुली तीसरा आंसर क्वेश्चन था ना, तीसरा क्वेश्चन था। देखिए पहली बात हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि किसका सही है। तो यहां लड्डू जो है वो सही है, गीतांजलि का अभी आंसर गलत आ गया है। अब समझना है गीतांजलि कैसे। देखिए आप तो यहां तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो कई लोग यहां भी सोचने लगेंगे आधुनिक विचारधारा है मतलब, अरे भाई आधुनिक विचारधारा इसलिए है और इसलिए आधुनिक इसमें लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत ही हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूं जब ये लिबरलिज्म पढ़ा रहा था कि जो सोफिस्ट थे प्लेटो के समय, जो सोफिस्ट थे उनके जो विचारों का एनालिसिस करते हैं कि वो क्या आइडिया रखते थे, तो उसमें कुछ ऐसे मिलता है जो लिबरल अप्रोच उनका था। कुछ ऐसे अप्रोच माने अलग अलग प्रकार के अप्रोचेज उनकी थी, तो लिबरल भी उनका अप्रोच था, है ना। तो ऐसे में आधुनिक लगाना जरूरी है, क्योंकि उस समय लिबरलिज्म का प्रयोग हुआ नहीं था, वो ऐसा सोच रखते थे, है ना। जैसे अब स्त्री पुरुष समानता की बात कर लो, तो आज तो फेमिनिज्म हम पढ़ते हैं, लेकिन प्लेटो भी तो समानता वहां बात होती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो बात तो कहा जाएगा। अब हम कहें कि सबसे पहले किसने इसकी बात कही, तो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट थोड़ी आएगी, वो तो प्लेटो आ जाएगा। लेकिन आधुनिक रूप में जैसे लगा देंगे तो मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट कहा जाएगा, ज्यादा सही है ना। तो इसलिए यहां आधुनिक लगाया गया है, क्योंकि पीछे तो हुआ होगा और सोफिस्टों ने ऐसा, सोफिस्टों के विचार में मिलता है, इसलिए हम यहां आधुनिक लगाए हैं। अब बात आती है आधुनिक कैसे है, क्योंकि जो इसको तो हम आइडियोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं और आइडियोलॉजी शब्द ही आया है 1796 में, पब्लिक में यूज हुआ है। तो उसके बाद तो आधुनिक काल आ ही गया है। आधुनिक काल कब माना जाता है? 5 से लेकर 15वीं शताब्दी तक तो ये डार्क एज था, अंधकार युग। और इसके बाद जो हुआ पुनर्जागरण यानी रेनेसा, धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म, और हुआ प्रबोधन या ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट एरा। तो इन सब ने आधुनिकता की आगाज ला दी, है ना। तो आधुनिकता आ गया, तो इसलिए आधुनिक विचारधारा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, यह मानव को विवेकशील मानते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये उदारवाद ही एक ऐसा विचारधारा है जो डार्क एज में ये कहा जाता था कि मानव छलकामी है, मानव भावुक है, मानव को कोई बुद्धि नहीं है। इसलिए धार्मिक परंपराएं, धार्मिक नियम उस मानव को रास्ता दिखाएंगे। उदारवाद ने इसी बात पर फोकस किया कि नहीं, मानव विवेकशील है, रीजनेबल है, इसलिए उसको रास्ता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फ्री छोड़ दिया जाए, वो अपना कल्याण खुद कर लेगा। तो विवेकशीलता तो इसका मतलब जड़ में है, विवेकशीलता तो जड़ में है, तो ये भी सही हो गया, है ना। तो पहला सही, दूसरा सही। विवेकशीलता तो इसके जड़ में है, नस नस में है, विवेकशीलता कहें, तर्कशीलता कहें, है ना। अब देखिए इसमें समानता की बजाय स्वतंत्रता, तो ये जो लिबरलिज्म है ये उत्पन्न ही हुआ है लीबर से,
है ना। लिबर जो शब्द है उसी से ये उत्पन्न ही हुआ है, लिबर शब्द से, और इसका अर्थ ही होता है स्वतंत्रता। यानी कि जो लिबरलिज्म है वो स्वतंत्रता पे ध्यान देता है, इसमें कोई शक नहीं है। समानता पे ध्यान नहीं देता, स्वतंत्रता, आबाद, फुल फ्लेज फ्रीडम की तो बात करता है ना। क्लासिकल लिबरलिज्म में हमने ये पढ़ा था, तो ये भी सही है। अब बात आती है यहाँ, गीतांजलि को यहाँ गरारी अटका हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। यह गत्यात्मक विचारधारा है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी विचारधारा वो डायनेमिक नेचर का ही होता है। कोई भी विचारधारा ना स्टैटिक नहीं होता है, और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, फुल एंड फाइनल तक कुछ नहीं है। इसीलिए एमसीक्यू लगाना जरूरी है, क्योंकि सब पता रहते भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जब हम बार बार कुछ चीजों प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे छन छन के हमें बाद में कुछ अच्छा अमृत प्राप्त होगा, है ना। ये जरूरी है। तो डायनेमिक नेचर का होता है, इसमें कोई शक नहीं, सभी विचारधाराएं डायनेमिक नेचर की मानी जाती है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया है। निम्न में उदारवादी विचारक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सर डी टॉकविले भी हैं, जॉन लॉक भी हैं, थॉमस पेन भी तो हैं। अच्छा, तो चलो आपने तो ये बात बताया है ना, थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। लड्डू बताओ क्या लगता है तुमको, पूजा, सत्यवान, निकिता, क्या लगता है। गीतांजलि सही बोल रही है। ये देखो, एक चीज आप जान लें कि हम सब मानव हैं, वो भी रीजनेबल पर्सन है। चीटी नहीं है कि एक चला तो चलो चलो पीछे चल देते हैं, ना ना, ये बहुत गलत है। आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, क्लासिकल अर्थशास्त्र का। तो एडम स्मिथ, उसके बाद मालथस और डेविड रिकार्डो, ये जो तीनों हैं वो अर्थशास्त्री हैं। क्या है? अर्थशास्त्री। और किस प्रकार के अर्थशास्त्री? ये परंपरागत यानी शास्त्रीय उदारवादी अर्थशास्त्री। तो चूंकि ये भी उदारवादी हैं, उदारवादी विचारक हो गए कि नहीं। ये अर्थशास्त्री, देखो ये जो अभी आपको नाम बताया, ये जो तीनों नाम बताया, ये है राजनीतिक रूप से राजनीतिक विचारक हैं। और ये जो विचारक है ये आर्थिक रूप से में है कि अर्थव्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन ये लिबरलिज्म ही आइडियोलॉजी में आएंगे। ये शास्त्रीय यानी क्लासिकल लिबरलिज्म और प्लस अर्थशास्त्री है ना, इकोनॉमिस्ट हैं। हमने लिख दिया दास कैपिटल। दास कैपिटल किताब यानी बुक, किताब किसने लिखी, है ना? कार्ल मार्क्स। तो कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन का जवाब हर किसी की तरफ से आया है, सही। लिबरल फेमिनिज्म की जननी, है ना, मदर कौन है या किसे माना जाता है? हमने कहा लिबरल फेमिनिज्म, मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, है ना, किसको माना जाता है? लिबरल फेमिनिज्म का मदर कौन है? तो ऑप्शन में यहां दिया गया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है इस बात पे देखिएगा। सर मैरी विल्सन, बढ़िया। कुछ लोगों ने, हाँ निकिता क्या बोल रही थी बताओ। ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी बोल दिया है, तो इस पे विशेष चर्चा की बात नहीं है। और बहुत खुशी हुआ कि ये कल ही हम लोग पढ़े हैं, जो पीछे क्लास में हमने पढ़ा था, ये आइडियोलॉजी, इसी आइडियोलॉजी को आधार बना करके नारीवाद आगे बढ़ा है ना। और जो मेरी वुllstonecraft है वो जॉन लॉक से प्रभावित होकर क्या बोलती हैं कि मानव विवेकशील है, रीजनेबल है। तो मानव तो केवल पुरुष से नहीं है, मानव तो स्त्रियां भी होती हैं, तो स्त्रियां भी तो रीजनेबल है। और ये जो चर्च है, जो पोप है, वो काहे बोल रहा है? फ्रांस की क्रांति के बाद उस पोप ने कहा था कि स्त्रियां घर में रहे, घरेलू कार्य को करें, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया गया था। तो उसने कहा कि हम भी तो रीजनेबल है, तो हम भी तो सोच सकते हैं हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है कि नहीं। तो इसको उन्होंने आधार बनाया। और उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर स्त्रियां शिक्षित हो जाएं,
तो जब शिक्षित हो जाएंगी तो घरेलू काम को बहुत बढ़िया कर पाएंगी। तो इसलिए शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और उसके बाद उनका शोषण कम हो, उनकी अपनी इच्छा से शादी विवाह करने की उन्होंने बात कही, तो ये सब चीजों पे उन पर ध्यान दिया गया। नारी सशक्तिकरण ये सब नारीवाद में जुड़ जाता है, लेकिन आधार अगर देखें तो उदारवाद दिया। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो एंजल्स ने बुक लिखी और उसमें उन्होंने क्या बताया कि सब चीज का शोषण कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म समाप्त करना है ना। इसलिए नारीवाद की आंदोलन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, कैपिटलिज्म समाप्त कीजिए, नारीवाद का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसको कहते हैं समाजवादी नारीवाद, है ना। और आपको हमने एक और बताया रेडिकल नारीवाद, यानी उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, तो वो भी प्रकार में था। तो ये जो उदारवादी नारीवाद है, इसका जननी मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट को माना जाता है। क्या कोई ये बता पाएगा कि मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने किताब लिखी है, जो कल हमने एक किताब बताया जो बहुत चर्चित रहता है, उसका नाम कोई बता पाएगा? राइट ऑफ वुमेन सर। बहुत बढ़िया, विंडिकेशन 1792 में लिखा गया सर। विंडिकेशन ऑफ द, स्पेलिंग देख लो सही है। आदर्शवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, सही है, यानी राइट स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है यह बताइए इसमें कौन सही है? ए और डी सर, ए और डी सही है। आपने कहा कि ए और डी सही है, और लोग क्या मान रहे हैं? सर ए बी और डी। जो आइडियलिज्म है एक ऐसा विचारधारा है, आइडियलिज्म को हमने आपको बताया था, इसका और अलग अलग शब्द विचारवाद, प्रत्ययवाद ना, इसको प्रत्ययवाद, विचारवाद, आइडियलिज्म इसको बोला जाता है। तीन नाम तो इसके हैं। कभी कभी अध्यात्मवाद भी इसको बोला जाता है कुछ रेफरेंस में, चूंकि ये साध की बात करता है और इसको बात करने में आत्मा परमात्मा जैसे भी चर्चाएं होने लगती है, इसलिए अध्यात्मवाद की भी चर्चा हो जाता है। अब देखें तो ये जो मानता है वो व्यक्ति को क्या मानता है? साधन, कोई शक नहीं है। व्यक्ति को ये मानता है कि ये मीन्स है और जो स्टेट है वो इंड है। इसीलिए देखना कभी, अच्छा जब ये बात आ जाएगी ना तो ये बात खत्म हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि ये बात रहा ही नहीं। जब व्यक्ति साधन हो गया तो स्वतंत्रता की बात कौन करता है? जब व्यक्ति साधन हो गया तो स्वतंत्र कैसे होगा? वो तो उसके अनुसार चलेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तो गलत हो गया, है ना। तो ये अगर इसको हमने सही कहा, क्योंकि ये सही है, वास्तव में व्यक्ति को साधन और राज को साध माना जाता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसको उल्टा है। और इसके प्रारंभिक विचारक प्लेटो और अरिस्टोटल माने जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहां लिखेंगे आदर्शवाद के अनुसार, या इसको दो स्टेटमेंट लिख लें, जो सही सही है वो स्टेटमेंट यहां डाल दे, नहीं तो सीधा ऐसे ही लिखें कि आदर्शवाद व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य मानता है। इसके प्रारंभिक विचारक प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो एंड अरिस्टोटल को माना जाता है। आप एक ही लाइन में लिख लें, या फिर आप ये आदर्शवाद के अनुसार दो जो सही स्टेटमेंट है वो डाल लें। जब आप रिवाइज करेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा। सच्चा नारीवाद, सच्चा नारीवाद मतलब रियल फेमिनिज्म किसे कहा जाता है? रियल फेमिनिज्म किसे कहा जाता है? सच्चा नारीवाद किसे कहा जाता है, मतलब रियल फेमिनिज्म किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है लिबरल फेमिनिज्म को, सोशलिस्ट फेमिनिज्म को और इको फेमिनिज्म को, इको फेमिनिज्म को, और यहां रेडिकल फेमिनिज्म को। किसको सच्चा माना जाता है? रियल फेमिनिज्म किसको कहा जाता है? समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। थोड़ा सा अपने नोट्स को अगर आप रिवाइज करते तो ये दुख नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। सच्चा नारीवाद है ना, असली नारीवाद, इसी को किसको बोला जाता है? मैंने लिखवाया भी था कि रियल फेमिनिज्म किसको बोलते हैं। तो देखना आप अगर नोट्स में लिखे होगे तो जो रेडिकल फेमिनिज्म था उसी के नीचे मैंने लिखा था कि ये रियल फेमिनिज्म है? और जो हमने तीसरे धारा किया था, तीसरा धारा, उसको हमने कहा था कि न्यू है, न्यू फेमिनिज्म। वेव्स थे, 3 वेव्स थे। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव था, ये हो गया फर्स्ट, ये हमने सेकेंड वेव कराए थे और थर्ड वेव कराए थे।
तो थर्ड वेव कराए थे। तो इसको हमने कहा था कि ये है लिबरल फेमिनिज्म, और इसी में सोशलिस्ट फेमिनिज्म दोनों आया था। इसको कहा गया था कि ये रेडिकल फेमिनिज्म है, और इसको हमने कहा था, ये जो थर्ड वेव था उसमें तो बहुत सारे आ गया था, ये भी आ गया था, मतलब इसके बहुत सारे धाराएं हो गए थे। ब्लैक फेमिनिज्म है ना, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उसके बाद हमने इस पर इको फेमिनिज्म की बात किया था, अलग अलग प्रकार की इसमें फेमिनिज्म था। पर हमने आपको ये बात जरूर कहा था कि थर्ड वेव था, इसको न्यू फेमिनिज्म कहा जाता है ना। ये इसमें नीचे ऑप्शन में भी आता है, न्यू फेमिनिज्म वाला है, और इसको हमने कहा था कि ये रियल फेमिनिज्म है। तो याद रख ले, दो नाम देखो, रेडिकल रियल एक है ना, एक जैसा। तो रेडिकल और रियल फेमिनिज्म को याद रखना है कि दोनों एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, है ना। इन विच आइडियोलॉजी वर्ग राजनीति, है ना, वर्ग राजनीति, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लास पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स को मानता है या मानती है। मतलब कि किस आइडियोलॉजी में क्लास पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा होती है, कौन सा आइडियोलॉजी क्लास पॉलिटिक्स में बिलीव करता है कि क्लास पॉलिटिक्स है। लिबरलिज्म, कौन सा आइडियोलॉजी क्लास पॉलिटिक्स, समाजवाद। सर समाजवाद। तो लिखना है सीधा कि क्लास पॉलिटिक्स, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, वर्ग राजनीति को समाजवाद मानता है। सोशलिज्म बिलीव इन क्लास पॉलिटिक्स, क्लास स्ट्रगल। और कार्ल मार्क्स ने तो ये 6 बातें जो बताई थी वो स्ट्रगल के ही आधार पर बताया ना, कि आदिम समाज था, फिर दूसरा बात उसने बताया कि मास्टर थे, स्लेव थे, दोनों के बीच में स्ट्रगल था। फिर फ्यूडलिज्म आया, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो वहाँ मजदूर थे, जो वहाँ किसान, छोटे किसान थे, उनमें वो क्लैश था। फिर बाद में अभी कैपिटलिज्म चल रहा है, कार्ल मार्क्स के समय कैपिटलिज्म और लेबर, इनके बीच में क्लैश है। तो ये बातें उसी को वो आगे बढ़ बोला कि दोनों में स्ट्रगल है, इसीलिए समाज आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, कम्युनिज्म तक जाएगा, ऐसा मानता था। और ये पूरे 6 स्टेज उसने बताए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोशलिज्म है वो बिलीव करता है क्लास पॉलिटिक्स और क्लास स्ट्रगल पर। किस विचारधारा से, तो हमने कहा कि किस विचारधारा से वर्ग विहीन और राज विहीन स्थिति आएगी, कि अगर ये सफल हो गया तो समाज में क्या आ जाएगा, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। ये कौन सा आइडियोलॉजी मानता है, बताओ। सर अराजकतावाद मानता है सर। अराजकतावाद मानता है सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और कोई, चलो अब ऑप्शन भी बनाते हैं। अब ये होगा पूर्ण क्वेश्चन, अब आपको जवाब देना है। तो बहुत सारे लोग केवल और केवल एनार्किज्म की बात कर रहे हैं, कोई विचार इसमें संशोधन करना चाहेगा तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि एनार्किज्म एकदम मानता है कि ये आना चाहिए, सही बात है। सोशलिज्म तो बस कहता है, सोशलिज्म मतलब मजदूरों की स्थिति, तो उससे तो आएगा नहीं, उसके लिए क्या आना चाहिए, कम्युनिज्म। अगर मान लो यहां कम्युनिज्म होता सोशलिज्म के स्थान पे, तो फिर आंसर ए और बी हो जाता। लेकिन अभी सोशलिज्म है, सोशलिज्म क्लास स्ट्रगल ये सब मान रहा है। इसके बाद जो कम्युनिज्म आता है ना, उसमें क्या होता है, कम्युनिज्म में क्लासलेस और स्टेटलेस स्थिति आती है, सोशलिज्म में नहीं, ठीक। तो यहां पे अभी जो ऑप्शन यहां दिए गए हैं वो केवल और केवल एनार्किज्म है, लेकिन कम्युनिज्म में भी ये स्थिति संभव है। तो अब देखिए, जब आप यहां स्टार मार्क्स में क्या लिखिएगा, स्टार मार्क्स में लिखिएगा क्लासलेस और स्टेटलेस जो स्थिति है, कंडीशन है, वो किस विचारधारा से आएगी। तो वहां पे आपको लिखना है ये विचारधारा, माने क्लासलेस और स्टेटलेस स्थिति अराजकतावाद और साम्यवाद, एनार्किज्म एंड कम्युनिज्म दोनों से आएगा, दोनों से आ सकता है। ये दोनों आइडियोलॉजी बिलीव करते हैं कि क्लासलेस और स्टेटलेस स्थिति कंडीशन आ जाएगी अगर हम आ जाते हैं, अगर हम सफल हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन से आपके जो माइंड है और जो आपका एंटीना है वो थोड़ा और काम किया होगा। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन बनाते चलना है, वो बहुत जरूरी है।
तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि हमने यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन बना दिया और दमदार क्वेश्चन बनाया है, बड़ा मजा आया आपके साथ चर्चा करने में। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समय समय पे हम लोग इसी प्रकार के प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। अब पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ भेज सकते हैं तो जरूर भेज दीजिए। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।